अलग अलग केमिकल्स हमारी बॉडी के फूड के अंदर भी डाले जाते हैं, उनके रीजन भी अलग अलग हो सकते हैं। एक प्रिजर्वेशन, कि आप चाहते हैं कि कोई भी फूड जो है पैकेज्ड फूड है उसकी शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा हो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, ठीक है, जैसे कि आप चिप्स वगैरह को देखते हैं। एनहेंसिंग देयर अपील, दिखने में सुंदर लगे वो फूड, या एडिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू। एडिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब कि हो सकता है कोई उसमें कोई किसी तरह का आप बाहर से कोई ऐसी चीज डाल रहे हैं जिससे उसके न्यूट्रिशन जो है वो भरपूर हो रहे हैं, प्रोटीन्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अलग अलग जो फूड में बाहर से चीजें डाली जाती हैं, क्या क्या डाला जाता है, एक तो कलर्स डाले जाते हैं, फ्लेवर और स्वीटनर डाले जाते हैं, फैट इमल्सीफायर डाले जाते हैं, इमल्सीफायर सरफेस में, फ्लोर इंप्रूवर्स डाले जाते हैं, एंटी स्टेलिंग खराब ना हो, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बहुत कम केसेस में डाले जाते हैं, लाइक कोई मिनरल डाल दिया, विटामिन डाल दिया, अमीनो एसिड डाल दिया, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन, इसको छोड़ के बाकी सबकी कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, कोई फायदा नहीं करते हमारे बॉडी में जाके ये। हाँ, ये तो करेगा, चलो बॉडी में कोई फायदा करेगा जाके, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन, दे डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनको डालने से, 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 ठीक है, हमारी बॉडी को कोई फायदा नहीं मिलता। ये सिर्फ शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं कि कोई फूड अगर 2 दिन बाद खराब होना था तो हो सकता है वो 6 महीने बाद खराब हो, एंड सो ऑन, ठीक है। या कॉस्मेटिक पर्पस, कहने का मतलब यही है, दिखने में सुंदर लगेगा बस। इनमें सबसे पहला केमिकल के बारे में हमें बात करनी है, दैट इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, है ना। शुगर की जगह क्या क्या पाया जा सकता है, एस्पार्टेम पाया जा सकता है, ये मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड स्वीटनर है, ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल एज वेल एज वाइडली यूज्ड स्वीटनर है। ये शुगर से लगभग 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है। होता क्या, ये मिथाइल एस्टर होता है डाइपेप्टाइड का, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइलएलेनाइन, ये एक अलग अमीनो एसिड है, ये एक अलग अमीनो एसिड है, दोनों के कॉम्बिनेशन से एस्टर बनाने पर है, ठीक है, बना हुआ है। बट एस्पार्टेम में एक प्रॉब्लम है, ये कुकिंग टेम्परेचर पर ये टूट जाता है, इसी कारण ये हॉट फूड में नहीं पाया जा सकता। कहां पाया जा सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट कोल्ड फूड्स में, या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में, पेप्सी वगैरह में पाया जा सकता है एस्पार्टेम, है ना। बट जो कुक्ड फूड होता है उसके अंदर नहीं पाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही अब इसको गर्म करेंगे, आप कुकिंग चल रही होगी, ये टूट जाएगा। एलिटेम, ये एक और आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है, एस्पार्टेम से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, बट इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सुक्रालोस, ये ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव होता है सुक्रोज का ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव है। अपीयरेंस और टेस्ट बिल्कुल शुगर जैसा ही दिखता है। ये कुकिंग टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है, यानी कि फूड जब कुक किया जा रहा होता है तब इसको हम यूज कर सकते हैं। कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के स्ट्रक्चर्स दे रखी है, नहीं याद करनी, हाँ, बट इनका ये जो दे रखा है ना, एस्पार्टेम शुगर से 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट है, सैक्रिन 550 टाइम्स है, सुक्रालोस 600 टाइम्स है, एलिटेम 2000 टाइम्स स्वीट है शुगर से। ये जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल लिखे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुए हैं, एस्पार्टेम, फिर सैक्रिन, फिर सुक्रालोस और एलिटेम। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेटिव्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ये फूड को प्रिजर्व करने के काम में लाए जाते हैं। नहीं तो पता ही है कि जो कुक्ड फूड मार्केट में बिकता है वो तो खराब हो जाना चाहिए 1-2 दिन बाद ही, बट यही फूड प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। मोस्ट कॉमनली जो यूज होते हैं वो टेबल सॉल्ट, शुगर हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, और केमिकल्स में अगर बात करेंगे जो बाहर से ऐड किए जाते हैं, दैट इज सोडियम बेंजोएट या सॉल्ट्स ऑफ सोर्बिक एसिड भी एंड प्रोपेनोइक एसिड भी। सोडियम बेंजोएट जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में यूज होता है एंड इज मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी में जाके मेटाबोलाइज हो जाता है। फूड प्रिजर्वेटिव, है ना, ऐसे याद किया, सब शाम की तरह काम करते हैं। हाँ, वही फूड प्रिजर्वेटिव हमारी बॉडी को कुछ ज्यादा फायदा तो होता नहीं इनका। सोडियम बेंजोएट है, सोर्बिक एसिड का सॉल्ट या प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट। क्लींजिंग एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ज्यादा इन टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री में आपने इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा अच्छे तरीके में, स्पेशली सोप्स के बारे में, ठीक है, बट फिर भी एक बार आपको एक ब्रीफ आइडिया तो देते हैं।
क्लींजिंग एजेंट ये ऑब्वियसली क्लीन करने के काम आते हैं, ठीक है, क्या, फैट्स वगैरह को रिमूव करने में, चाहे वो फैब्रिक पे लगा हो चाहे आपकी स्किन वगैरह पे लगा हो। इनमें सबसे पहला है सोप। सोप बनाया कैसे जाता है, प्रोसेस का नाम है सैपोनिफिकेशन। आप एस्टर्स लेते हैं हायर एल्काइल ग्रुप्स के, उनका रिएक्शन कराएंगे एक्वस NaOH के साथ, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगी, और यहां पर ये हटने के बाद यहां पर COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, उसके साथ Na पॉजिटिव जुड़ जाएगा, यहां पर आ जाएगा OH, OH और OH। ये ग्लिसरॉल है या ग्लिसरीन कहें, और ये रहा हमारा सोडियम स्टीरेट। यही सोप की तरह काम करेगा। सर इसके बारे में हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा भी है, बट फिर भी एक बार मैं भी बता देता हूं। C17H35 COO नेगेटिव, ठीक है। इस सोप के मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह के ऐसे हैं, एक पोलर है एक नॉन पोलर है। नॉन पोलर कौन सा है, दैट इज ये C17H35, ये वाटर को रिपेल करता है। ये वाला हिस्सा पोलर है, COO नेगेटिव वाला। जब भी आप कोई कपड़ा लेते हैं और उसके ऊपर सोप को, पानी मारने के बाद सोप को रब करते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है हाइड्रोफोबिक वाला, ये अंदर की तरफ चला जाता है कपड़े के, जहां पर डर्ट वगैरह होती है। डर्ट भी हाइड्रोफोबिक होता है, ये C17H35 भी क्या है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये वाला हिस्सा COO नेगेटिव वाला, ये बाहर की तरफ आ जाता है। जब आप अच्छे तरीके से उसको रब करते हैं, ये वाला हिस्सा डर्ट के साथ अच्छी तरीके से अटैच हो जाता है, और जब पानी मारते हैं धोने के लिए, तो ऑब्वियसली COO नेगेटिव किसके साथ जाएगा, पानी के साथ। CO नेगेटिव जुड़ा किसके साथ हुआ है, C17H35 के साथ, और ये C17H35 किसके साथ जुड़ गया हुआ था, वही जो फैट थी, डर्ट थी, तो उसको भी रिमूव कर देगा, ठीक है। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। कई तरह के सोप्स होते हैं, अब नाम तो बताना नहीं चाहिए। टॉयलेट सोप्स, ये ऑब्वियसली टॉयलेट वगैरह में यूज करते हैं हम लोग। ये प्रिपेयर्ड कैसे किए जाते हैं, बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट एंड ऑयल से, बेटर ग्रेड ऑफ फैट एंड ऑयल से, और इसमें एक्सेस ऑफ एल्कली डाला जाता है। ये जो डाला गया उसको रिमूव कर लेते हैं। कलर और परफ्यूम इसके अंदर और डाले जाते हैं ताकि ये और ज्यादा अट्रैक्टिव बन सके। सोप जो कि वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं, आर मेड बाय बीटिंग टाइनी एयर बबल्स बिफोर देयर हार्डनिंग, है ना। वो सोप्स जिनके अंदर पानी में डालने पर छोटे 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 बबल्स निकलते हैं, वो बनते कैसे हैं, जब सोप बन रहा होता है तभी उसमें से एयर पास कर देते हैं, एयर ट्रैप हो जाती है। जैसे जैसे सोप गलता जाएगा वो एयर बाहर आती जाएगी। ट्रांसपेरेंट सोप, आपने पॉन्ड्स वगैरह देखा ही होगा, दे आर मेड बाय डिसॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। पहले सोप को डिसॉल्व किया जाता है इथेनॉल में, फिर जो भी सॉल्वेंट एक्सेस में होता है उसको इवेपोरेट कर दिया जाता है। मेडिकेटेड सोप, नाम से पता चल रहा है उनको मेडिसिनल वैल्यूज होंगी, है ना। बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तब डॉक्टर्स लिख के देते हैं। शेविंग सोप्स, शेव वगैरह करने के लिए, ठीक है। इनके अंदर ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। सर ग्लिसरॉल होने से क्या होगा, जो भी शेव वगैरह, शेविंग के लिए जब आप लगाते हैं, ठीक है, शेविंग फोम वगैरह लगाते हैं, तो वो सूख ना जाए, ठीक है। एक गम कॉल्ड रोसिन उसके अंदर डाली जाती है ताकि सोडियम रोसिनेट बने, विच लेदर्स वेल, जिसके कारण झाग अच्छी बनती है। नेक्स्ट है लॉन्ड्री सोप, कपड़े वगैरह धोने के लिए। दीज कंटेन फिलर लाइक सोडियम रोसिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। ज्यादा काम के नहीं है ये। इसका क्लिनजिंग एक्शन जो है वो काम का है, वो हमने बट पढ़ रखा है सरफेस केमिस्ट्री में। बात करते हैं डिटर्जेंट्स के बारे में। डिटर्जेंट्स के बारे में हमें तीन चीजें पढ़नी है। तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं एनाइनिक, एक होते हैं कैटाइनिक, एक होते हैं नॉन आयनिक। नाम से पता चल रहा है जो डिटर्जेंट की तरह काम करेगा हिस्सा, अगर वो एनाइनिक है तो एनाइनिक डिटर्जेंट है, अगर वो कैटाइनिक है तो कैटाइनिक डिटर्जेंट है, और अगर वो नॉन आयनिक है तो वो नॉन आयनिक डिटर्जेंट है। एनाइनिक डिटर्जेंट होते क्या है, ये सोडियम सॉल्ट्स होते हैं सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स के। क्या ये एक एल्कोहल है लॉन्ग चेन का है? हाँ सर, कार्बन देखो टोटल 3 और 10, सॉरी 1 और 10 11 और 1 12, लॉरेल एल्कोहल बोलते हैं। H2SO4 डाला, यहां से OH निकलेगा, H निकलेगा, H2O निकल गया, ये बच गया HSO4 निकलेगा, लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट। इसके अंदर NaOH डाला, ये एसिड है ये बेस है, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। H हटेगा, Na जुड़ जाएगा। ये एनाइनिक डिटर्जेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा जिसने डिटर्जेंट की तरह काम करना है वो एनाइनिक है, वो एनाइनिक है, वो एनाइनिक है। सेम एग्जांपल ऊपर से नीचे वही दे रखा है। पहले आपने H2SO4 डाला, SO3H बन गया। अब इसके अंदर ये एसिड है ये बेस है, डाला क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। सोडियम डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम लॉरेल सल्फोनेट, ठीक है, सल्फेट,
नेक्स्ट है कैटाइनिक डिटर्जेंट, नाम से पता चल रहा है जो डिटर्जेंट की तरह काम करेगा वो हिस्सा जो है वो कैटाइनिक होगा। लिखे हुए हैं दे आर क्वाटरनरी अमोनिया सॉल्ट, क्वाटरनरी समझते हो ना, 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे अमीन्स के, साथ में क्या होगा आयन, एनायन, या तो क्लोराइड होगा या ब्रोमाइड होगा। कैटाइनिक पार्ट के अंदर लॉन्ग हाइड्रोफोबिक चेन होगी, ये वाली ये वाली ये वाली, विद पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बट मैंने पूरे पे लिखा हुआ है। सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसका नाम सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है, ये कैटाइनिक है। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये काम करेगा डिटर्जेंट की तरह। नेक्स्ट है नॉन आयनिक डिटर्जेंट, नाम से पता चल रहा है जब ये डिटर्जेंट की तरह काम करेंगे इनके अंदर कोई भी किसी प्रकार का आयन नहीं प्रेजेंट होगा। सर ये बनेगा कैसे? जब स्टीरिक एसिड को पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे, सिंपल एस्टेरिफिकेशन का एग्जांपल है, यहां से OH हटेगा, यहां से H हटेगा, ठीक है, और एस्टर बन जाएगा CH3 CH2 16 C डबल बॉन्ड हो, CH3 CH2 16 C डबल बॉन्ड हो, ये देखो आगे O CH2 CH2 O, फिर ब्रैकेट में N, ये O, फिर ब्रैकेट में CH2 CH2 ON, आगे CH2 CH2 OH, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ये एस्टर जो बना है ना, ये इसमें कोई कैटायन है ना ही इसमें कोई एनायन है, तो इसे क्या बोलेंगे आप? नॉन आयनिक डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स की कुछ लिमिटेशन होती हैं, क्यों? क्या इनकी जो चेन होती है वो हाईली ब्रांच्ड होती है, हाईली ब्रांच्ड होने के कारण बैक्टीरिया इनको डिग्रेड नहीं कर पाता है और सालों साल ये पानी के अंदर पड़े रहते हैं। आपने अगर दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सुना है, दैट इज यमुना रिवर। यमुना रिवर में आप देखते हैं ना जो झाग वगैरह प्रेजेंट होती है, खासकर छठ वगैरह के टाइम, ठीक है, कट एक रीजन ये भी है, केमिकल्स भी हैं, केमिकल इफ्लुएंट भी है उसका रीजन, बट एक रीजन ये भी है। द प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट इज दैट इफ देयर हाइड्रोकार्बन चेन अगर हाईली ब्रांच्ड होगी तो बैक्टीरिया उसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा। स्लो डिग्रेडेशन होने के कारण ये पानी के अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। एफ्लुएंट्स, वो जो लिक्विड्स जो हम रिवर के अंदर ऐड हो रहे हैं कंटेनिंग डिटर्जेंट्स, वो रिवर्स में पहुंचते हैं, पॉन्ड्स में पहुंचते हैं और वो वहीं पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हाईली ब्रांच होने के कारण बैक्टीरिया उनको डिग्रेड नहीं कर पाता, इवन आफ्टर सीवेज ट्रीटमेंट के बाद भी। इसी कारण फोमिंग होती है रिवर्स में, पॉन्ड्स में और स्ट्रीम्स में, जिसके कारण वाटर पॉल्यूट होता है। इसी के साथ यार आज की आपकी क्लास जो है वो फिनिश होती है।